चलिए एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो काफी परेशान करने वाले विरोधाभास से आज की चर्चा शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, बताइए। एक तरफ हमारी आज की मॉडर्न दुनिया है जहां हम सब अपने ही टैक्स के पैसों का इस्तेमाल करके पिछले 80 सालों में करीब 12,000 परमाणु बम बना चुके हैं। 12,000? बाप रे, ये नंबर ही अपने आप में कितना डरावना है। हाँ, और तर्क क्या दिया जाता है? तर्क ये है कि भाई इन हथियारों से दुनिया सुरक्षित रहेगी। मतलब विज्ञान और कूटनीति का एकदम चरम स्तर जिसे हम कहते हैं। हाँ, शांति बनाए रखने का अजीब सा तरीका है। बिल्कुल। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ इसी तकनीकी रूप से इतनी विकसित दुनिया के एक छिपे हुए हिस्से में जिसे हम डार्क वेब कहते हैं, वहां 3 से 5 साल के मासूम बच्चों की खरीद फरोख्त हो रही है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। मतलब एक तरफ विज्ञान आसमान छू रहा है और दूसरी तरफ इंसानियत अपने सबसे निचले स्तर पर रेंग रही है ना? और ये कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है, ये उस दुनिया की सच्चाई है जिसमें हम हर दिन सांस ले रहे हैं। सही कहा आपने। और ये विरोधाभास सिर्फ परेशान करने वाला नहीं है, बल्कि ये पूरी मानव सभ्यता के जो बुनियादी ढांचे हैं उन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। बिल्कुल। तो आज हम जिस सामग्री पर ये इतनी गहरी चर्चा कर रहे हैं वो कोई आम न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है ना? हाँ, एकदम नहीं। आज की हमारी स्रोत सामग्री कोई मैगजीन का लेख या खबर नहीं है। ये दरअसल एक बेहद दार्शनिक और वैचारिक संवाद है। अच्छा, तो ये संवाद किसके बीच का है? ये पंकज कुमार धीमान द्वारा डीप सी एआई के माध्यम से उत्पन्न किया गया एक चैट है। मतलब इस संवाद में उन कड़वे सवालों को छेड़ा गया है जिनसे हम अक्सर अपने रोजमर्रा की भागदौड़ में नजरें चुरा लेते हैं। समझ गई। और आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। आज हम जिन धार्मिक, राजनीतिक या वैचारिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं वे पूरी तरह से इस स्रोत सामग्री के अपने विचार हैं। हाँ, ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। हमारा उद्देश्य किसी भी पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, और न ही किसी विचारधारा को बढ़ावा देना है। हम बस निष्पक्ष रूप से इन जटिल विचारों को श्रोताओं के सामने रखना चाहते हैं ताकि हम सब मिलकर इन पर चिंतन कर सकें। सही बात है। और इसीलिए आज का हमारा मिशन किसी ताज़ा खबर का सतही विश्लेषण करना नहीं है। तो आज का हमारा मुख्य फोकस क्या रहेगा? आज हम राजनीति, धर्म, तकनीक और नैतिकता के उस चौराहे पर खड़े होकर देखेंगे कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। मतलब हम उस व्यवस्था और समय चक्र का विश्लेषण करेंगे जो बिना किसी स्पष्ट दिशा के बस चले जा रहा है। ये एक बहुत ही जरूरी विश्लेषण है। तो शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसका जिक्र स्रोत में सबसे पहले आता है, चित्रकूट का राम भवन और दुर्गावती मामला। हाँ, ये बहुत ही दर्दनाक और झकझोर देने वाला मामला है, जहां करीब 33 बच्चों के शोषण के वीडियो बनाए गए और उन्हें 47 अलग-अलग देशों में बेचा गया। और सबसे भयानक बात यह है कि इनमें 3 साल तक के छोटे बच्चे शामिल थे। इस घटना को स्रोत में सिर्फ एक अपराध के तौर पर नहीं देखा गया है, बल्कि इसे हमारे समाज के सामूहिक पाखंड के एक आईने के रूप में पेश किया गया है। वो कैसे? मतलब पाखंड किस तरह का? देखिए, इसे सरयू किनारे रामनवमी के पंडाल में लगी उस आग की घटना से जोड़ा गया है, जहां आग तो भयंकर लगी थी लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। अच्छा, हाँ। यहाँ एक बहुत ही गहरा प्रतीकवाद है। ये दर्शाता है कि जिस भगवान राम के नाम पर हम बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं या पंडाल सजाते हैं, उनका मूल विचार शांति और न्याय का था। और असली न्याय हथियारों से या शारीरिक ताकत से नहीं आता। एकदम सही। असली न्याय विचारों के मंथन से आता है। आग लगने के बावजूद किसी का ना जलना ये संकेत देता है कि शक्ति का असली उद्देश्य विनाश करना नहीं है, बल्कि जीवन को बचाना है। विचारों के मंथन और शक्ति के सही इस्तेमाल की जब बात आती है तो मुझे स्रोत में दिया गया एंथ्रोपिक एआई कंपनी के सीईओ डारियो अमोदई का उदाहरण बहुत ही प्रासंगिक लगता है। हाँ, डारियो का मामला आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दो कि एंथ्रोपिक आज के समय की सबसे उन्नत एआई कंपनियों में से एक है। तो डारियो ने अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन को अपनी एआई तकनीक देने से साफ मना कर दिया। बाप रे, सीधे पेंटागन को मना कर दिया? इसका कारण क्या था? कारण ये था कि पेंटागन इस तकनीक का इस्तेमाल स्वायत्त हथियारों के लिए करना चाहता था। स्वायत्त हथियार मतलब ऑटोनोमस वेपन्स। हाँ, अब जो लोग इस शब्द से परिचित नहीं है, ऑटोनोमस वेपन्स वो मशीनें या ड्रोन होते हैं जो खुद ये तय कर सकते हैं कि किसे मारना है और किसे नहीं। मतलब इसके लिए किसी इंसान को ट्रिगर दबाने की जरूरत ही नहीं होती? बिल्कुल नहीं, मशीन खुद फैसला लेगी।
डारियो नहीं चाहते थे कि उनकी तकनीक का इस्तेमाल इस तरह की हत्यारी मशीनों या आम नागरिकों की जासूसी के लिए हो। यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है सत्ता की प्रतिक्रिया। हाँ, उन्होंने क्या किया डारियो के साथ? जब डारियो ने नैतिकता के आधार पर एक सीधा ना कहा तो सरकार ने उनकी कंपनी को ही सप्लाई चेन रिस्क घोषित कर दिया। क्या बात कर रहे हैं, सप्लाई चेन रिस्क? हाँ, अब ये कोई छोटा मोटा लेबल नहीं है, ये वो तकनीकी और कानूनी ठप्पा है जो आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले विदेशी दुश्मनों के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर जासूसी करने वाले देशों के लिए। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो व्यक्ति एक मशीन को हथियार बनने से रोक रहा है, जो एक खतरनाक भविष्य को टालने की कोशिश कर रहा है, उसी इंसान को ये पूरा सिस्टम अपने लिए एक बड़ा खतरा मान लेता है। ये बात मुझे बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। मतलब अगर डारियो जैसा इंसान नैतिकता के लिए खड़ा होता है और सिस्टम उसे ही कुचलने की कोशिश करता है, तो ये कानून क्या कर रहा है? यही तो सवाल है। क्या हमारा ये जो तथाकथित सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष कानून है, वो असल में सिर्फ ताकतवर लोगों की सहूलियत के हिसाब से काम करता है? इस पर स्रोत में एक बहुत ही तीखी टिप्पणी की गई है। इसके अनुसार हमारा मौजूदा कानून दुनिया के 300 से ज्यादा धर्मों का गुलाम है। 300 से ज्यादा धर्मों का गुलाम? ये कैसे काम करता है? इसके पीछे का जो तंत्र है वो समझना जरूरी है। कानून बनता कैसे है? कानून वो लोग बनाते हैं जिन्हें सत्ता में रहना होता है। हाँ, और सत्ता में रहने के लिए उन्हें वोट चाहिए। बिल्कुल। उन्हें बड़े धार्मिक समूहों, कॉर्पोरेट लॉबीज और ताकतवर वर्गों का समर्थन चाहिए होता है। इसलिए कानून अक्सर निरपेक्ष न्याय के बजाय इन समूहों को खुश रखने के लिए समझौते करता है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हम किसी गली के छोटे चोर को तो चौराहे पर फांसी पर लटका दें। हाँ, और जो व्यक्ति पूरी दुनिया को लूटने या उसे परमाणु युद्ध में झोंकने की क्षमता रखता है, उसे हम लाल कालीन बिछाकर सम्मान दें। लिटरली उसे राष्ट्र का रक्षक घोषित कर दें। कितनी अजीब विडंबना है ये। इस विश्लेषण को अगर हम एक कदम और आगे ले जाएं, तो एक बड़ा सवाल उठता है। अगर कानून और सत्ता हमेशा सिर्फ ताकत का ही बचाव करते हैं, तो फिर इंसान की उस बुद्धि का क्या हुआ? कौन सी बुद्धि जिस पर हमें इतना गर्व है? हाँ, हम तो यही मानते हैं ना कि इंसान लगातार मानसिक रूप से विकास कर रहा है, लेकिन स्रोत एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करता है। क्या नजरिया है वो? इसके अनुसार बुद्धि विकसित नहीं हुई है, बल्कि वो नीचे उतर चुकी है, उसका पतन हो गया है। बुद्धि का पतन? ये सुनने में जितना आसान लगता है, सच कहूं तो असल में उतना ही जटिल है। इसे ऐसे समझिए, जिस मानवीय बुद्धि ने अंतरिक्ष यान बनाए, जिसने हमें चांद और मंगल तक पहुंचाया, जिसने ये पूरा इंटरनेट और एआई का जाल बुना, आज वही बुद्धि डार्क वेब पर 4-5 साल के बच्चों के शोषण का एक वैश्विक सुव्यवस्थित बाजार चला रही है। ये सच में बहुत भयानक है। और यहाँ एक तकनीकी पाखंड को समझना भी बहुत जरूरी है। हाँ, वो पाखंड क्या है? देखिए, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के पास ऐसी उन्नत तकनीक और एल्गोरिदम है जो इंटरनेट पर होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधि को ट्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल, वो तो ये तक जान लेते हैं कि हम क्या सोचने वाले। हाँ, वे जान सकते हैं कि एक यूजर क्या सोच रहा है और क्या खरीदने वाला है। लेकिन जब बात डार्क वेब या चाइल्ड ट्रैफिकिंग की आती है, तो अक्सर प्राइवेसी या तकनीकी सीमाओं का बहाना बना दिया जाता है। ये तो सरासर पाखंड है। असल में इन कंपनियों के एल्गोरिदम मुख्य रूप से एंगेजमेंट और मुनाफे के लिए डिजाइन किए गए हैं। जब तक कोई गतिविधि उनके बिजनेस मॉडल को सीधा नुकसान नहीं पहुंचाती, तब तक उसे रोकने के लिए कोई बड़े बदलाव नहीं किए जाते, है ना? एकदम सही। मुझे डार्क वेब के इस काम करने के तरीके पर थोड़ा रुकना है। जो लोग तकनीक से बहुत ज्यादा नहीं जुड़े हैं, श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट कर दें कि डार्क वेब इंटरनेट का वो अंडरग्राउंड हिस्सा है जिसे आप सामान्य ब्राउजर से नहीं खोज सकते। हाँ, वहाँ पहचान पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड यानी छिपी होती है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इन बड़ी टेक कंपनियों के पास इस एन्क्रिप्शन को तोड़ने या इसके पैटर्न को पहचानने के लिए अरबों डॉलर का बजट है। फिर भी वे ऐसा नहीं करते। नहीं करते, क्योंकि इससे उनका वो प्राइवेसी का पर्दा गिर जाएगा जिसका इस्तेमाल वे अपने डेटा बिजनेस चलाने के लिए करते हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा तकनीकी पाखंड है। और इस पाखंड को सही ठहराने के लिए हमारा समाज जिस दार्शनिक ढाल का इस्तेमाल करता है, वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। दार्शनिक ढाल? आप किसकी बात कर रहे हैं? स्रोत में कर्म के सिद्धांत के दुरुपयोग पर बहुत गहरी चोट की गई है, और ये इस दस्तावेज का सबसे विचारणीय पहलू है। कर्म का सिद्धांत मतलब लोग इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? जब भी समाज में कोई बच्चा इतने भयानक शोषण का शिकार होता है, तो एक बहुत बड़ा वर्ग बड़ी आसानी से ये कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि अरे ये तो इसके पिछले जन्मों का कर्म है। क्या?
मतलब लिटरली लोग ऐसा बोलते हैं? हाँ, या फिर कह देते हैं कि इसका भाग्य ही ऐसा लिखा था। अब देखिए, ये कोई दार्शनिक सोच नहीं है। ये तो सिस्टम की नाकामी है। बिल्कुल, ये एक तंत्र है जो सिस्टम की नाकामी को ईश्वर या कर्म के मत्थे मढ़कर अपराधियों को एक तरह की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस बात पे मुझे सच में बहुत गहरी आपत्ति है। मतलब ये तर्क कितना बेतुका है। बहुत बेतुका है। अगर एक नए जीवन को इस दुनिया में लाना हमारे हाथ में है, ये हमारी इच्छा और जीव विज्ञान का परिणाम है, तो हाँ, उस बच्चे को सुरक्षा देना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल, 100% हमारी जिम्मेदारी है। उसे शिक्षा देना, एक सुरक्षित माहौल देना। हम ये कहकर कैसे भाग सकते हैं कि उसका शोषण होना उसका भाग्य था? ये तो सिस्टम की पूरी तरह की कायरता है। सही कहा। और अगर हम कानून की उस पूरी विडंबना को देखें तो चित्रकूट मामले में अदालत एक बच्चे का शोषण करने वाले को फांसी की सजा सुनाती है, जो कि न्याय के हिसाब से बिल्कुल सही है। हाँ, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन वही व्यवस्था, वही समाज उस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से नवाजता है, उसे महान बताता है, जो एक ऐसा परमाणु बम बनाता है जो एक ही झटके में लाखों बच्चों को राख में बदल सकता है। और यही वो बिंदु है जहां स्रोत हमें समझाता है कि ये पाखंड सिर्फ समाज के किसी एक छोटे हिस्से में नहीं है। तो कहाँ है? ये उस पूरी व्यवस्था के बुनियादी डीएनए में रच बस चुका है, जिसे हम आज सभ्यता कहते हैं। परमाणु बमों के उसी आंकड़े पर वापस चलते हैं। पिछले 80 वर्षों में दुनिया के शक्तिशाली देशों ने लगभग 12,000 परमाणु बम बना लिए हैं। हाँ, जो हमने शुरू में बात की थी। स्रोत एक बहुत ही भयानक गणित सामने रखता है। अगर इन 12,000 में से सिर्फ 200 बम भी एक साथ चल गए, सिर्फ 200? हाँ, सिर्फ 200, तो ये धरती, इसका पर्यावरण और हमारी पूरी मानव सभ्यता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हे भगवान, जरा सोचिए, हमें पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए सिर्फ 200 बम चाहिए और हमने 12,000 बनाकर रखे हुए हैं। बिल्कुल बेवकूफी है ये। हम आखिर किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? और ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? ये आम लोगों के टैक्स का ही तो पैसा है ना, जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए था। और इसे ही स्रोत बुद्धि के पतन का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत मानता है। सही बात है। देखिए, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है ना? हाँ, ये तो सबने सुना है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जो शिक्षक स्कूलों में नई पीढ़ी को अहिंसा, करुणा, नैतिकता और सही गलत का पाठ पढ़ाता है, उस शिक्षक को समाज में अक्सर सबसे कम वेतन मिलता है, सबसे कम संसाधन और सबसे कम सम्मान भी। इसके ठीक विपरीत, जो वैज्ञानिक विनाश का सबसे मारक हथियार तैयार करता है, उसे रक्षा बजट का सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है और उसे राष्ट्र नायक का दर्जा भी दे दिया जाता है। मतलब समाज निर्माण करने वाले को नहीं, बल्कि विनाश करने वाले को पूज रहे। बिल्कुल। ये सब देखकर एक बहुत ही डरावना सवाल मन में उठता है। क्या दुनिया के इन धर्म गुरुओं, बड़े नेताओं और नीति निर्माताओं का अंतिम लक्ष्य ही मानव सभ्यता को मिटाना है? ऐसे ही लगता है कभी-कभी तो। मतलब ऐसा लगता है जैसे कयामत लाना या दुनिया को खत्म करना ही उनका अघोषित लक्ष्य बन गया है। और हम जो आम नागरिक हैं, हमारी भूमिका क्या रह गई है? हाँ, हमारी क्या अहमियत है? क्या हम सिर्फ ऐसी मशीनें बन गए हैं जो हर 5 साल में एक बार वोट देने के लिए सक्रिय होती हैं, वोट डालती हैं और फिर अगले 5 साल के लिए गहरी नींद में सो जाती हैं? इस पूरे बेबसी को स्रोत एक बहुत ही सटीक और आधुनिक रूपक के जरिए समझाता है। अच्छा, वो क्या है? ये पूरी दुनिया आज एक पुराने लेगेसी सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रही है। लेगेसी सॉफ्टवेयर? हाँ, व्यवस्था बनाने वाले, चाहे वो सदियों पुराने कानून निर्माता हों, संविधान लिखने वाले हों या धर्मों के संस्थापक हों, वो सब जा चुके हैं। उन्होंने जो कोड लिखा था वो उस समय के हिसाब से शायद सही रहा हो, लेकिन आज अदालतें, स्कूल, बैंक, शेयर बाजार और सरकारें, सब कुछ बस एक ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है। अरे वाह, मुझे ये सॉफ्टवेयर वाली एनालॉजी बहुत पसंद आई। है ना? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज भी दुनिया के कई बड़े बैंक्स दशकों पुराने कोबोल सिस्टम पर चलते हैं। वे उसे इसलिए अपडेट नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर उस पुराने कोड को छेड़ा गया तो पूरा बैंकिंग सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल, हमारी न्याय व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था भी उसी पुराने कोड पर चल रही हैं। हम जानते हैं कि इस सिस्टम में हजारों बग्स यानी कमियां हैं, लेकिन हम बस उन कमियों के साथ जीना सीख गए हैं। हाँ? कोई भी सिस्टम को रोक कर ये नहीं पूछ रहा कि हम आज भी ये परमाणु बम क्यों बना रहे हैं, या फिर तकनीक की इतनी तरक्की के बावजूद हम डार्क वेब को हमेशा के लिए बंद क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सही कहा।
ये एक ऐसी अंधी मशीन बन गई है जो बस चलती जा रही है, उत्पादन किए जा रही है, बिना ये जाने कि इसके परिणाम क्या होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि इस घुटन भरी, पुरानी और टूटी हुई व्यवस्था का समाधान क्या है? इसे अपडेट कैसे किया जाए? हाँ, स्रोत इसके जवाब के लिए एक बहुत ही अप्रत्याशित दिशा में मुड़ता है, रामायण के दर्शन की ओर। हाँ, और यहाँ डार्क वेब और रावण के बीच जो तुलना की गई है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। जब मैंने पहली बार वो हिस्सा पढ़ा तो मैं थोड़ा उलझन में पड़ गई थी। क्यों? क्या लिखा था? स्रोत कहता है कि आज के डार्क वेब को रावण कहना असल में रावण का बहुत बड़ा अपमान है। रावण का अपमान? ये तुलना पहली नजर में बहुत अजीब लगती है। वही तो, रावण तो बुराई का प्रतीक है, फिर डार्क वेब उससे भी बुरा कैसे हो गया? देखिए, इस तुलना के पीछे के तंत्र को समझना होगा। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि रावण ने सीता का अपहरण जरूर किया, उसने उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा और कहा, अशोक वाटिका में हर प्रकार के फल फ्रूट हैं, आप आराम से खाओ और विचार करो। अगर लंका की रानी बनोगी तो सोना चांदी हीरे मोती सब कदमों में होगा। हाँ, वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन रावण के अपने कुछ नियम थे, उसकी एक मर्यादा थी। उसने सीता की भावना या उनकी सहमति के बिना उन्हें कभी छुआ तक नहीं। ये बात तो है। रावण का जो भी युद्ध या अहंकार था वो राम से था, किसी असहाय व्यक्ति से नहीं। वो एक आमने सामने का युद्ध था। अच्छा, तो फिर आज का डार्क वेब क्या है अगर वो रावण नहीं है? स्रोत इसे रामायण से निकालकर महाभारत के एक बहुत ही काले अध्याय से जोड़ता है। आज डार्क वेब पर जो हो रहा है वो दुर्योधन की कृष्ण पर जीत है। दुर्योधन की जीत? बाप रे! मतलब जहाँ कोई नियम नहीं है, सिर्फ छल है। हाँ, इसे चीरहरण के प्रसंग से जोड़कर देखिए। दुर्योधन ने द्रौपदी के चीरहरण के समय युद्ध का, नीतिता का या राज दरबार का कोई नियम नहीं माना था। बिल्कुल नहीं माना था। आज डार्क वेब पर मासूम बच्चों का जो व्यापार हो रहा है वो उसी दुर्योधन की मानसिकता का तकनीकी रूप है, जहां कोई पहचान नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है और सबसे कमजोर को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और डरावना फर्क है ना। वो क्या? महाभारत में द्रौपदी की पुकार सुनकर उन्हें बचाने के लिए कृष्ण आ गए थे। हाँ। आज इस इंटरनेट के अंधेरे कुएं में डार्क वेब के शिकार उन लाखों बच्चों को बचाने कोई कृष्ण नहीं आ रहा है। ये दुर्योधन की बिना किसी रुकावट के लगातार हो रही जीत है। ये बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। अगर कोई कृष्ण नहीं आ रहा है तो फिर समाधान क्या है? हम राम राम का जाप तो बहुत करते हैं, लेकिन ऐसे हालात में राम होने का असली अर्थ क्या रह जाता है? स्रोत राम के गुणों को सिर्फ राम तक सीमित नहीं रखता है। अच्छा। बल्कि उनके भाइयों के त्याग के माध्यम से इसे एक व्यवस्था के रूप में समझाता है। जैसे लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक अपनी पत्नी और निजी जीवन का त्याग किया ताकि वे अपने कर्तव्य का पालन कर सके। हाँ, भरत का भी तो उदाहरण है। बिल्कुल, भारत को पूरा राज सिंहासन मिल रहा था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकराकर सिर्फ राम की पादुका रखकर राज किया। उनके मन में सत्ता का कोई लोभ नहीं था। और शत्रुघ्न ने बिना किसी अहंकार के, बिना कोई श्रेय लिए पूरी व्यवस्था को संभाला। सही कहा। इन सब में जो एक चीज समान थी वो था स्वार्थ का त्याग। राम का गुण सिर्फ मंदिरों में पूजा करने के लिए नहीं है, ये एक ऐसा प्रशासनिक और जीवन जीने का तरीका है जहां साथी बिना स्वार्थ के हों और शक्ति बिना दमन के इस्तेमाल की जाए। और यहीं से वो समाधान उभर कर आता है जिसे स्रोत ने द्वादश सूत्र यानी 12 सूत्री मॉडल कहा है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प है। इसे 12 घंटों में घड़ी की 12 सुइयों, 12 महीनों, 12 राशियों और हर 12 साल में आने वाले कुंभ के मेले से जोड़ा गया है। कुंभ जिसे अमृत बांटने का प्रतीक माना जाता है। तो ये 12 सूत्र क्या है? ये कोई हवाई या किताबी बातें नहीं हैं। ये उस पुराने बग्स से भरे सॉफ्टवेयर को बदलने का नया कोड है। जैसे इसमें एक सूत्र है, रोटी बिना लोभ के बटे। इसका सीधा सा अर्थ है एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था का निर्माण जहां संसाधनों पर सिर्फ कुछ लोगों का कब्जा ना हो, बल्कि बुनियादी जरूरतें बिना किसी मुनाफे की लालच के पूरी हों। हाँ, इसी तरह बल बिना दमन के रहें, जिसका मतलब है कि पुलिस या सेना का काम डराना नहीं बल्कि असल में रक्षा करना हो, और विवेक बिना अहंकार के हो। लेकिन इसमें जो सबसे क्रांतिकारी विचार है वो हमारी अगली पीढ़ी की परवरिश को लेकर है। हाँ, बेटियों वाला हिस्सा। हाँ, जहाँ बेटियों को लेकर एक बहुत ही स्पष्ट नजरिया रखा गया है कि 12 वर्ष तक की बेटी को दुर्गा माना जाए। अब यहाँ दुर्गा मानने का मतलब क्या है?
इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बस साल में एक बार नवरात्रि में उसकी पूजा कर लें और बाकी साल भूल जाए। इसका मतलब है कि उसे समाज में वो शक्ति, वो शिक्षा और वो अभेद्य सुरक्षा दी जाए जिसे डार्क वेब तो क्या, समाज की कोई भी बुरी नजर छू भी न सके। बिल्कुल। उसे ये एहसास दिलाया जाए कि वो कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सके, बल्कि वो खुद एक शक्ति है। और सिर्फ बेटियों के लिए नहीं, बेटों के लिए भी एक उतना ही जरूरी नियम है इसमें। वो क्या है? बेटों को बचपन से ही राम के गुण सिखाए जाएं। हाँ। आज हम करोड़ों रुपए खर्च करके राम का मंदिर तो बना रहे हैं, लेकिन राम के गुणों जैसे मर्यादा, करुणा, सत्य, महिलाओं का सम्मान और अपनी इंद्रियों पर संयम, इन्हें अगली पीढ़ी में रोपना हम भूल गए हैं। सही बात है। जब तक बेटों को स्वार्थ का त्याग करना और मर्यादा में रहना नहीं सिखाया जाएगा, तब तक समाज में अलग अलग रूपों में दुर्योधन पैदा होते ही रहेंगे। मैं इस विचार से पूरी तरह सहमत हूं। ये जो 12 सूत्रीय मॉडल है, ये कोई यूटोपिया या किसी जादुई दुनिया की बात नहीं कर रहा है। तो क्या है ये? ये हमारे लिए एक बहुत ही स्पष्ट और कठोर चेतावनी है। अगर हम सिर्फ राम के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते रहेंगे, समाज को बांटते रहेंगे और उनके असली गुणों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो ये व्यवस्था अंदर ही अंदर खोखली होती जाएगी और एक दिन पूरी तरह ढह जाएगी। बिल्कुल रह जाएगी। अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को एक जगह समेट कर देखें, तो ये समय चक्र और ये व्यवस्था हमें बार बार एक ही बात याद दिला रही है। क्या याद दिला रही है? कि आज के समय में असली ताकत और असली राम का गुण उस डारिया मुदई में है जो करोड़ों डॉलर के मुनाफे और दुनिया के सबसे ताकतवर सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर ना कह सकता है। ये व्यवस्था अपने आप जादू से नहीं सुधरेगी। इसे बदलने के लिए धर्म मंथन की जरूरत है। और यहाँ धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम या ईसाई नहीं है। तो क्या है? इसका मतलब है सच्चे विचारों, नैतिकता और सही गलत के मंथन से। और ये मंथन करना हम सब के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम इस व्यवस्था को बाहर से देखने वाले कोई दर्शक नहीं है। श्रोताओं को ये समझना होगा। हाँ, हम सब इसी व्यवस्था का एक सक्रिय हिस्सा हैं। बिल्कुल। हम जो रोज काम करते हैं, जो टैक्स भरते हैं, उसी पैसे से वो 12,000 विनाशकारी परमाणु बम बनते हैं। सही कहा। और जिस इंटरनेट का, जिन सोशल मीडिया ऐप्स का हम रोज इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं के गहरे अनदेखे कोनों में डार्क वेब का ये घिनौना व्यापार पनपता है। हम इससे अलग नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे डेटा और हमारे एंगेजमेंट से ही तो ये सिस्टम ताकत पाता है। हाँ। तो हमारी चुप्पी और चीजों को जस का तस स्वीकार कर लेने की आदत भी इस व्यवस्था को चलाने वाले उस पुराने ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर का ही एक हिस्सा है। एकदम सही बात है। जब तक हम सवाल पूछना शुरू नहीं करेंगे, जब तक हम टेक कंपनियों और सरकारों पर यह दबाव नहीं बनाएंगे कि हमारी तकनीक और हमारा पैसा विनाश के बजाय निर्माण के लिए इस्तेमाल हो, तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला। व्यवस्था बनाने वाले तो चले गए और ये विशालकाय व्यवस्था एक पुराने बिना अपडेट वाले सॉफ्टवेयर की तरह बस चल रही है। और विडंबना देखिए कि इस मशीन में हम इंसान ही अब कीड़े यानी बग्स बन चुके हैं, जिन्हें सिस्टम जब चाहे कुचल देता है। सोचने वाली बात है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए। बताइए। आज हम उस मुहारे पर खड़े हैं जहां जल्द ही पूरी तरह से स्वायत्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI दुनिया को चलाने लगेगी। जब वो AI इस बिना अपडेट वाली, पाखंड से भरी और विरोधाभासों से चलने वाली मानवीय व्यवस्था को पूरी तरह अपने हाथ में ले लेगी, तो क्या होगा? ये तो बहुत डरावना ख्याल है। क्या वो AI हमारे उस पिछले जन्मों के कर्मों वाले खोखले तर्क को मानकर हमें बचाएगी? या फिर वो इंसानियत के इस भयानक पाखंड को देखकर डार्क वेब और परमाणु बम बनाने वाली हमारी इस प्रजाति को ही धरती के लिए सबसे बड़ा सप्लाई चेन रिस्क मानकर हमें हमेशा के लिए डिलीट कर देगी? ये सोचने वाली बात है।